हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयू सेट या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो है, देखिए, क्वांटम और क्वांटा और फोटोन की एनर्जी की। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? तो फोटोन की एनर्जी होती है एन एच म्यू। एन है नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो आपको जो याद रखना है वो क्या है कि एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एन एच म्यू। अगर एक फोटोन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर होता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? एन टाइम्स ऑफ एच म्यू। एक एक फोटोन की एनर्जी एच म्यू है, एन है। दो फोटोन गए तो 2 टाइम्स, 3 गए तो 3 टाइम्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डायरेक्ट जैसे पूछा जा सकता है कई बार कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो देखिए हमारे पास ये है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता ही है, एक प्लेट होती है, मेटल प्लेट, उसके ऊपर फोटोन की रेडिएशन फॉल होती है। तो क्या होता है, उस रेडिएशन की वजह से उसमें से मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और वो फिर उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो क्या कह रहा है आइंस्टाइन कि अगर कोई फोटोन जिसकी एनर्जी क्या है? एच म्यू है, और उसको मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेंगे तो वो एनर्जी दो फॉर्म में यूज होगी, पहली ये और दूसरी ये। तो पहली क्या है? एच म्यू नोट। ये इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यानी कि किसी भी मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए वो है एच म्यू नोट। इसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं और म्यू नोट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम का अगर फोटोन उसके ऊपर फॉल करेंगे मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद इसके इस ये जो थ्रेश वर्क फंक्शन है, इतनी एनर्जी यूज होने के बाद अगर एनर्जी बच जाए तो वो एनर्जी होगी 1/2 एम वी स्क्वेयर, उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। थर्ड जो आगे जो टर्म टर्म आती है वो है, देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन। हमने पढ़ा था क्या था? एच म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी वेवलेंथ की टर्म में? एच सी बाई लेमडा, ठीक है। मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है? ई एनर्जी बाई सी। तो एच म्यू बाई सी कह सकते हैं, या फिर एच सी बाई लेमडा डिवाइडेड बाई सी करेंगे तो क्या होगा? एच बाई लेमडा। दीज आर द टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो 4 ऑप्शन आ सकते हैं, उनमें से कोई भी पूछ सकता है कि मोमेंटम के लिए कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। तो हमें ये सारे के सारे टर्म्स याद होने चाहिए भाई, ठीक है। कॉम्पटाउन इफेक्ट का रिजल्ट याद होना चाहिए। कॉम्पटाउन इफेक्ट में क्या होता है? एक हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ, जो एनर्जी की वेवलेंथ रेडिएशन है वो उसके ऊपर एक रेस्ट में पार्टिकल होता है, उसके ऊपर हम स्ट्राइक करवाते हैं और वो क्या होता है, किसी भी फाई एंगल से स्कैटर्ड हो जाता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो चेंज इन वेवलेंथ लेमडा डैश माइनस लेमडा वो किसके बराबर होता है? एच बाई एम नोट सी 1 - कोस ऑफ फाई। फाई क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एंगल है यहाँ पे फाई भी। और ये जो टर्म है एच बाई एम नोट सी, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पटोन वेवलेंथ बोलते हैं। तो कई बार ऑप्शन में पूछे जाते हैं भाई कॉम्पटोन वेवलेंथ के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है, या कॉम्पटोन वेवलेंथ किसके बराबर होती है? तो वो याद रखना क्या होता है? एच बाई एम नोट सी, ये क्या होती है? कॉम्पटोन वेवलेंथ, ठीक है। हाइड्रोजन एटम पे आते हैं अब हम। हाइड्रोजन एटम में सबसे पहली बात आती है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं बोहर रेडियस। बोहर रेडियस को ए नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होती है? 0.53 एंगस्ट्रोम के बराबर होती है। और 1 एंगस्ट्रोम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अगली जो टर्म है हमारे पास वो है रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट क्या होती है? एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए नोट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो ए नोट मतलब बोर रेडियस के बराबर। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ ए नोट। थर्ड ऑर्बिट की क्या हो जाएगी? 9 टाइम्स ऑफ ए नोट। तो पूछ सकता है कई बार कि भाई
फिफ्थ जो हमारा ऑर्बिट है उसकी रेडियस ए पे कैसे डिपेंड करती है, तो फिफ्थ क्या हो जाएगी 25 टाइम्स ऑफ ए नोट। ठीक है, याद रखना ये। उसके बाद होती है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, वोल्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें छोटी छोटी बातें हैं जो पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आता है हमारे पास लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज कौन से रीजन में लाई करता है, तो ध्यान रखना कि लाइमैन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करता है। ठीक है, और लाइमैन सीरीज इन टर्म ऑफ वेवलेंथ अगर रिप्रेजेंट करें तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर, वेयर m स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ अगर 1 है तो m कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा भाई, 2 3 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज किस में लाई करता है, विजिबल रीजन में लाई करता है, ध्यान रखना। 1/λ r टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर, लाइमन में 1 था यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद m कहाँ से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। पास्टन सीरीज लाई इन द इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट also lie in the far infrared region, and last one is p fund series lie in the far infrared region। तो बाल्मर में यहाँ 2 था तो पास्टन में क्या आ जाएगा 3, ब्रैकेट में 4 और पी फंड में 5। तो 3 के बाद यहाँ m कहाँ से शुरू होगा, 4 से, यहाँ 5 से और यहाँ 6 से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इनको जरा सा ध्यान रखना। ये कौन से रीजन में लाई करती हैं ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, कई बार पूछ लेते हैं, जैसे हमारी कोई वैल्यू दे दी, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आ गई, मान लो हमारे पास 4562 एंगस्ट्रोम आ गई वेवलेंथ, तो वो कौन से रीजन में लाई करेगी, पास्टन सीरीज का पार्ट है, बाल्मर का, लाइमन का, ब्रैकेट का या पी फंड का, या कौन सी सीरीज का है, तो वो सब हमें पता होना चाहिए कि विजिबल रीजन की रेंज यहाँ से यहाँ है, अगर इतने टर्म की वेवलेंथ आई है तो वो बाल्मर सीरीज में लाई करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कई बार ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को अब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो लैम्डा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच बाई एम वी। इन टर्म ऑफ एनर्जी अगर पूछे तो पी किसके बराबर होता है, देखो एनर्जी हमें पता है क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वेयर, और एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वेयर बाई एम। ठीक है ना, तो पी स्क्वेयर बाई 2m कह सकते हो, यहाँ पे पी स्क्वेयर बाई 2m एनर्जी हो गया। तो पी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 2me। 2me के बराबर हो जाएगा ना, तो पी की जगह ये वैल्यू उठा कर यहाँ रख दो। तो वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ इन टर्म ऑफ एनर्जी, अगर हमें एनर्जी गिवन है और कॉम्पटन वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर निकालनी है किसी की, तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, एच का ना एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2me। ठीक है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वीपी, दिस इज द नोटेशन ऑफ फेज वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और के क्या है, वेव वेक्टर है भाई। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, इसका डेरिवेटिव डी ओमेगा बाई डी के इन टर्म ऑफ एनर्जी, डी ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, इसका डेरिवेटिव वो क्या होता है, फेज वेलोसिटी ना ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है भाई। ठीक है, ई एनर्जी है, पी क्या है, मोमेंटम। एक क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी एट विच डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, सीयू सेट में भी। तो क्या है भाई, वो वेलोसिटी जिस पॉइंट के ऊपर डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल हो जाए, तो ये क्या है, v इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट 2। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। तो मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, माइनस आइटा एच कट डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या है, डेरिवेटिव, अगर वन डायमेंशन में करेंगे तो करली बाई करली एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डी बाई डी एक्स।
टू डायमेंशन में बात करें तो एक्स और वाई दो का कंपोनेंट होगा तो सिर्फ दो कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पे हमने जो लिख रखा है वो है थ्री डायमेंशन में। थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आइटा एच कट करली बाई करली टी प्लस करली बाई वाई करली वाई प्लस करली बाई करली जेड। तो ये हो गया हमारे पास क्या, मोमेंटम ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है एनर्जी ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम का फंक्शन है। यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। आइटा एच कट करली बाई करली टी, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ एनर्जी इन क्वांटम मैकेनिक्स। काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पी स्क्वायर बाई टू एम। पी का ऑपरेट हमें पता है माइनस आइटा एच कट करली बाई करली एक्स या डेल। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइटा का स्क्वायर माइनस वन होता है, यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये लिख रखा हमने, आइटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन के बराबर होता है। तो आइटा का स्क्वायर माइनस वन, माइनस पहले से था, प्लस बन गया, एच कट स्क्वायर ये हो गया, नीचे टू एम एज इट इज, डेल था तो डेल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई टू एम इंटू डेल स्क्वायर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, देखो याद रखना, याद रखने के लिए सिर्फ आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमेशा क्या होंगी, रियल वैल्यूज होंगी भाई, ठीक है। उसके बाद आता है पॉइजन ब्रैकेट के रूप में। पॉइजन ब्रैकेट क्या है, एक्स और पी एक्स पोजिशन ऑपरेटर का मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स, एक्स और पी एक्स का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आइटा एच कट के बराबर हो जाएगा भाई। कैसे, देखो एक्स तो एक्स हो गया और एच क्या होता है, पी क्या होता है मोमेंटम ऑपरेटर, माइनस आइटा एच कट करली बाई करली एक्स, ठीक है। और पॉइजन ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, जैसे ए बी का पॉइजन ब्रैकेट तो क्या होता है ए बी माइनस बी ए। तो इस तरह से जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, आइटा एच कट। तो पोजीशन और मोमेंटम का जो ऑपरेटर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आइटा एच कट के बराबर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। ई की पावर एक्स या ई की पावर ए का अगर हम इसको सीरीज को ओपन करेंगे, इस पे भी जैसे इसके बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार इसको ध्यान रखना। ई की पावर ए क्या होता है, वन वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस ए क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस ए की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेव फंक्शन की बात करते हैं। वेव फंक्शन अगर कोई जैसे पोटेंशियल वेल या हार्मोनिक ऑसिलेटर, इनका क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में एक वेव फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार पूछ सकता है कि डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है। तो वेव फंक्शन का डायमेंशन होता है लेंथ की पावर माइनस एन बाई टू। एन क्या है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ ए फेज स्पेस। वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन डायमेंशन में बात करें हैं तो जो हमारे पास डायमेंशन होगा वन डायमेंशन में किसका, वेव फंक्शन का, वो क्या होगा, लेंथ रे की पावर माइनस वन बाई टू। टू डायमेंशन में बात करेंगे तो एन की वैल्यू टू हो जाएगी, टू बाई टू वन, तो लेंथ की पावर माइनस वन। थ्री डायमेंशन में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम इंडिपेंडेंट सैक्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो हमें बताना होगा भाई कौन सी वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो हमें पता है कि एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर बाई टू एम काइनेटिक एनर्जी प्लस वी ऑफ एक्स पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वी एक्स तो एज इट इज, और पी स्क्वायर बाई टू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी हमें पता था क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, माइनस आइटा एच कट करली बाई करली एक्स, ठीक है ना। तो लिख दो यहाँ आइटा स्क्वायर माइनस वन एच कट स्क्वायर बाई टू एम और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई टू एम। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट सैक्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले ये लास्ट वाली एक्सप्रेशन देख लो। लास्ट वाला एक्सप्रेशन क्या है, अगर वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल है कोई भी, ठीक है, तो क्या होगा, इस पोटेंशियल वेल के अंदर जो जर्नल एक्सप्रेशन है हमारे पास वेव फंक्शन का, वो क्या होता है, अंडर रूट टू बाई विड्थ ऑफ द पोटेंशियल साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। अगर वेव फंक्शन पूछे पोटेंशियल वेल का कि इसके कोरस्पोंडिंग ग्राउंड स्टेट का या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करोगे, बताओ कि वेव फंक्शन क्या होगा।
तो सिमेट्रिक देखो, पोटेंशियल वेल दो टाइप का हो सकता है, या तो सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास जीरो की लाइन है, अगर इस जीरो की लाइन से राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल लेंथ है, जैसे यहाँ पे ए है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ए है, तो उतनी ही लेंथ इसकी लेफ्ट में है और उतनी ही लेंथ इसकी राइट साइड में है, तो ये पोटेंशियल वेल कैसा है? सिमेट्रिक है। ठीक है। दूसरी बात, अगर जीरो यहाँ है और इसकी लेंथ क्या है? ये है जीरो से ए, यानी कि जीरो से लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है और राइट साइड में ए लेंथ है, तो जीरो से इधर एसिमेट्रिक हो गया, तो इस टाइप का पोटेंशियल वेल होगा एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेव फंक्शन है ये किसका है? एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का है। ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के अंदर हमारे पास क्या होगा? इवन और ओड स्टेट्स आएंगी। मतलब अगर सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, एक्सप्रेशन तो यही बनेगा, लेकिन ये साइन ही नहीं आएगा हमेशा। बताऊंगा कैसे, ये ध्यान रख लेना। √2 बाई विड्थ ऑफ द पोटेंशियल साइन एन पाई एक्स बाई डिवाइडेड बाई जो नीचे आएगा एन पाई एक्स के नीचे, वो होगा विड्थ ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल की विड्थ जैसे यहाँ पे क्या है? माइनस ए से ए है, तो ए लेंथ ये होगी, ए ये होगी, कितनी लेंथ होगी? पोटेंशियल की विड्थ कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √2 बाई 2a साइन एन पाई एक्स बाई 2a। ये कैसा है? सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में देखो क्या होंगी? इवन और ओड बाउंड स्टेट्स बनेगी। कैसी बनेगी? इवन स्टेट एंड ओड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जो होगा वो इवन होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा? ओड होगा, फिर से इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, इस तरह से कंटिन्यूसली वेव फंक्शन चेंज होते जाएंगे। जैसे साइन कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। और अगर सिमेट्रिक है तो कैसा होगा? पहला मैंने बताया ग्राउंड स्टेट कैसा होगा? इवन होगा, तो इस साइन की जगह क्या हो जाएगा? कोस आ जाएगा। ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट के लिए कोस, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसा होगा? ओड हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? साइन। ये एक्सप्रेशन यही आएगा, बस साइन की जगह कोस हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में। कब? जब सिमेट्रिक है। और अगर एसिमेट्रिक है तो सेम यही रहेगा, सिर्फ एन की वैल्यू चेंज करते जाना। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1, तो साइन पाई एक्स बाई 2a। ठीक है। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए साइन 2 पाई एक्स बाई 2a, 3 पाई एक्स बाई 3a। किसके लिए? एसिमेट्रिक के लिए। अगर सिमेट्रिक है तो ग्राउंड स्टेट के लिए कोस, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए साइन, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए फिर से कोस। ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। ये देखिए हमारे पास ये हमने लिख रखा है, सिमेट्रिक अगर पोटेंशियल वेल है तो उसका ये बनेगा। ठीक है। किसके लिए? वही जो वो वेल था, 2a लेंथ है, माइनस ए से लेके a। तो n अगर ओड है तो कैसा होगा? हमारे पास ओड फंक्शन बनेगा, कोस एन पाई एक्स बाई 2a। और अगर इवन है 2 4 6 है तो ये वाला वेव फंक्शन बनेगा। ठीक है। दूसरा आता है एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, मतलब जीरो से लेके ए तक की विड्थ है, तो जीरो से लेफ्ट में कुछ भी नहीं है और राइट में ए है, तो सिमेट्री नहीं बन रही। सिमेट्री नहीं बन रही तो एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। विड्थ होगी ए, तो √2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। एन की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए 1, फिर 2 3 इस तरह से चेंज होती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आती है एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल वेल। डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे कोई कि पोटेंशियल वेल की एनर्जी क्या होगी, तो ये यहाँ पे क्या होगी? एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2ma स्क्वेयर। ये क्या होगी? एनर्जी ऑफ पोटेंशियल वेल। यहाँ पे विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल कितनी है? ए है। अगर माइनस ए से ए होगा तो 2a हो जाएगा। कहाँ पे? ए की जगह, ए स्क्वेयर की जगह 2a का होल स्क्वेयर आएगा। अगर मान लो a बाई 2 से माइनस a बाई 2 से प्लस a बाई 2 है तो विड्थ कितनी होगी? a, तो फिर ये a ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। या इस एक्सप्रेशन में विड्थ ऑफ द पोटेंशियल कितनी है? a है। एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। एक इस तरह से ग्राफ बनता है, ये हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये Vx हो गया, तो इधर भी देखो ऐसा ही ग्राफ बना है, इधर भी ऐसा बन रहा है, तो सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया ये। ठीक है। तो सिमेट्री बना रहा है, सिमेट्रिक है, तो इस केस में एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर होगी वो कितनी होगी? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। n कहाँ से शुरू होगा? देखो n इज इक्वल टू, अगर जीरो पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, तो n कहाँ से शुरू होगा? जीरो से।
इस केस में n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो एनर्जी कितनी दे देगा 0। तो यानी कि n यहाँ 0 से शुरू ना होकर के कहाँ से शुरू होगा 1 से। ध्यान रखना 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल या 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन जो भी होगा उसके अंदर n कहाँ से शुरू होगा 1 से शुरू होगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर में n कहाँ से शुरू होगा 0 से शुरू होगा। दूसरा आता है एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब जो हमारे पास पहले ऐसा था ये अब ये वाला पार्ट हटा दिया हमने। ठीक है, ये मान लो मिरर है तो इसका लेफ्ट साइड वाला मिरर इमेज नहीं बना रहा तो ये कैसा होगा, अब ये सिमेट्री नहीं बना रहा तो ये एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक के केस में हमारे पास जो एक्सप्रेशन था n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, वहां पर क्या हो जाएगा n को रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, जब हम n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 3/2 एच कट ओमेगा हो जाएगा। और n कहाँ से शुरू होगा 0 से। फॉर एग्जाम्पल अगर एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर सिमेट्रिक है तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/2 एच कट ओमेगा। इस केस में एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 0 पुट कर दो, कितनी हो जाएगी 3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो कितनी हो जाएगी En/2। यानी कि एनर्जी जो हमारे पास आई है हार्मोनिक ऑसिलेटर की उसकी हाफ हो जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। पूछ ले अगर पोटेंशियल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी तो एनर्जी का हाफ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, एनर्जी का वही हाफ, सेम। ठीक है, हाँ किस लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ध्यान रखना। अभी हमने डिस्कस किया था 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन पोटेंशियल वेल। ठीक है, मान लिए इस तरह का कोई पोटेंशियल वेल है जिसकी सभी साइडें अलग अलग है। मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी ए साइड है, वाई एक्सिस के अलोंग उसकी बी साइड है, जेड एक्सिस के अलोंग उसकी साइड सी है। ठीक है, तो उस केस में एनर्जी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, देखो यहाँ से देखियो वो क्या था n² पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ma²। ठीक है, तो साइड अलग है, एक्स एक्सिस के अलोंग अलग है, वाई एक्सिस के अलोंग अलग है, जेड एक्सिस के अलोंग अलग है। तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m तो कॉमन हो गया, एक्स एक्सिस nx का स्क्वायर बाई a² प्लस ny का स्क्वायर बाई b² प्लस nz का स्क्वायर बाई c²। इस तरह से हम एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 3 डायमेंशन में अगर क्यूब है, मान लो क्यूब है तो क्या हो जाएगा a = b = c हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, a = b = c हो जाएगा तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे ए बी सी की जगह सब की जगह ए पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वेव फंक्शन की बात करें तो वेव फंक्शन में क्या हो जाएगा 3 वेव फंक्शन हो जाएंगे भाई, एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग, जेड एक्सिस का अलग, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा टोटल वेव फंक्शन। यानी कि साई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई साई ऑफ वाई मल्टीप्लाई साई ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा साई ऑफ एक्स वाई जेड। दिस इज द टोटल वेव फंक्शन इन 3 डायमेंशन इन 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो एक का हमें पता था क्या था √2/a विड्थ ऑफ द पोटेंशियल और साइन n πx/a। तो एक का √2/a तो 3 का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 2 to the 4 to the 8 तो √8 डिवाइडेड बाई a क्या है पहले की a दूसरे की b तीसरे की c तो √8 डिवाइडेड बाई abc। पहले के लिए क्या था साइन n πx/a, दूसरे के लिए साइन n πy/b, साइन n πz/c। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेव फंक्शन इन 3 डायमेंशन। अगर क्यूब है तो a = b = c हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, वो आ जाएगा रिजल्टेंट वेव फंक्शन ऑफ 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन पोटेंशियल वेल। ठीक है, ऑफ ए क्यूब। डीजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। डीजनरेसी क्या होती है भाई, अगर 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम है। ठीक है, एक ही एनर्जी के कोरस्पॉन्ड हमारे पास अलग अलग स्टेट्स मिल रही हैं या बहुत ज़्यादा एटम्स एक ही स्टेट पे लाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डीजनरेट स्टेट, डीजनरेसी बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार कि हाइड्रोजन एटम की डीजनरेसी क्या होती है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक होता है विदाउट स्पिन, एक होता है विद स्पिन। ठीक है, कुछ भी ना दिया हो तो विदाउट स्पिन वाला ऑप्शन ज़्यादातर आता है एन स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर विद स्पिन पूछे तो डिजेनरेसी होगी 2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर विद स्पिन, स्पिन इंक्लूडेड। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन एटम है या जो भी एटम दे रखे हैं उसकी स्पिन को इंक्लूड करके पूछे तो वो होगा 2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर। और वैसे पूछे तो डिजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है, एन स्क्वेयर। अगर डायरेक्ट पूछे भाई डिजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम तो एन स्क्वेयर ही ऑप्शन आएगा। अगर वो बोले इंक्लूडिंग स्पिन तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आर जो रेडियस है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ग्राउंड स्टेट में कितना हो जाएगी, थ्राइस ऑफ ए नोट बाई 2 हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन पूरी वैल्यू पूछे तो वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ ए नोट का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी बात होती है, देखो वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो 3/2 हो जाएगी, 2 पुट करेंगे तो 5/2। यानी कि एक ही स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी दो बार नहीं मिल रही। तो हमें यानी कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की कोई डिजेनरेसी नहीं होगी। अच्छा, 2 डायमेंशन में देखो क्या हो जाएगा, n प्लस 1। 2 डायमेंशन में जैसे 1 0 0 1 इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग डिजन एनर्जी सेम मिलेगी। ठीक है, n क्या हो जाएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो 2 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा nx प्लस ny प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो 0 1 में क्या हो जाएगा, 0 1 में भी 3/2 आएगा और 1 0 में भी क्या आएगा, 3/2 आएगा। तो क्या होगी डिजेनरेसी, दो स्टेट होगी ना, दो डिफरेंट स्टेट हैं 1 0 0 1 और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी मिल रही है तो उसको बोलेंगे डीजनरेट स्टेट। तो 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की डीजनरेसी क्या होती है, n प्लस 1, ध्यान रखना। अगर इसी तरह 3 डायमेंशन में बात करें, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट लेकर चलें तो 3 डायमेंशन में डीजनरेसी क्या होगी, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, या नॉर्मलाइज करना हो वेव फंक्शन को तो वो क्या होता है, वेव फंक्शन ये इसको बोले हैं ब्रैकेट। एक होता है, ये होता है ब्रा नोटेशन ऑफ वेव फंक्शन, ये होती है कैट नोटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेव फंक्शन के बारे में बताता है, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो जब भी आपको वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना पड़े कहीं पर भी तो हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद आते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जो भी होगा उसका जर्नल जो फॉर्म होगा वो हम इस तरह से, मैं जैसे कई बार बोल देता है कि हमें कोई वेव फंक्शन दे देता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पूछ लेता है कि इस वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्राउंड स्टेट की या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की या सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। तो साई नोट है वो ग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नोट साई 1 1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, साई 2 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या बताती है, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग के बारे में बताती हैं। देखो क्या होगी, अगर ये पूछ ले जैसे हमारे पास ये वेव फंक्शन गिवन है और डायरेक्ट पूछ ले कि इस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इसके जो पार्टिकल है उसके ग्राउंड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या है, साई नोट, इसका कोफिशिएंट क्या है, सी नोट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सी नोट का स्क्वायर, क्योंकि इसी वेव फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो वेव फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 का 1 के साथ होता है 1, 1 का 2 के साथ 0, 1 का 3 के साथ 0, 1 का 4 के साथ 0। मतलब इसी साई नोट के साथ 1 होगा तो सी नोट का स्क्वायर बताएगा हमें साई नोट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो सी नोट का स्क्वायर बताएगा साई नोट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या बोलेगा, C1 का स्क्वायर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी पूछे तो C2 का स्क्वायर। और पूरे वेव फंक्शन की ही प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या होगा, C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यानी कि जितनी भी टर्म्स हमें गिवन है उनका सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू जो भी आएगा वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, वो हमेशा इक्वल टू 1 होती है, जितने भी हमें गिवन होंगे उनका डायरेक्ट सबका सम इक्वल टू 1 होगा। अगर 1 नहीं है
तो मतलब वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, उसको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। नेक्स्ट आता है, इसी टर्म में पूछ लेता है कई बार, जैसे वेव फंक्शन हमें दे दिया और वो पूछ लेता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगी। तो जब भी किसी भी स्टेट की या इस पूरे वेव फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगी, तो वो क्या होगी, वेव फंक्शन के कोफिशिएंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। फॉर एग्जांपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन दे देता है ऐसे ही, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है ना। ये हो गई हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी एनी स्टेट की, nth स्टेट की। अगर जीरो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n इज इक्वल टू जीरो, तो 1/2 एच कट ओमेगा होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी नोट का स्क्वायर, देखिए इसको रफ करता हूँ एक बार मैं, इसकी एनर्जी क्या बनेगी हमारे पास, सी नोट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 एच कट ओमेगा, ये क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। सी नोट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे मान लो 1 होगी या 2 होगी, 2 है तो क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टाइम्स ऑफ 1/2 एच कट ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 एच कट ओमेगा क्या होगी, ग्राउंड स्टेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पूछे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की क्या हो जाएगी, n प्लस हाफ यानी कि 3/2 एच कट ओमेगा। C1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पूरे फंक्शन की पूछे तो जैसे C1 C2 दो दे रखे हैं मेरे पास, तो पूरे इतना है, मान लो ये वेव फंक्शन दे रखा है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगी, तो सिर्फ ये दो टर्म उठा लो, आगे वाला तो दे नहीं रखा, तो ये हो गया, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से हमारे पास कई बार MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना भाई।